नेहरू शिक्षा महाविद्यालय इंदौर सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में पुनः एक बार सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे सृजनशीलता को पोषित करने वाले कारक या सृजनशीलता को पोषित करने वाली विधियां। हम सब लोग जानते हैं कि एक शिक्षक का ये प्रमुख कार्य वर्तमान समय में माना जाता है कि उनके द्वारा अपने छात्रों में सृजनशीलता को अधिक से अधिक उत्पन्न करने के लिए और जिन छात्रों में सृजनशीलता है उसको और अधिक आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। कहा जा सकता है कि एक शिक्षक राष्ट्र के निर्माता होते हैं। शिक्षक के द्वारा भावी पीढ़ियों का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि वह अधिक अच्छा संतुलित और गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। तो यदि छात्रों में सृजनशीलता के गुण विकसित कर दिए जाएं एक अध्यापक के द्वारा, तो अध्यापक अपने कार्य में सबसे अधिक समझ लीजिए कि उत्तरदायित्व का निर्वहन सृजनशीलता के विकास के द्वारा कर सकते हैं। तो आइए हम सब लोग आज अध्ययन करते हैं सृजनात्मकता को पोषित करने की विधियां। पोषित करने की विधियां। इसके पूर्व की क्लास में हम सब लोगों ने अध्ययन किया था कि सृजनात्मकता क्या है और सृजनात्मकता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और सृजनात्मकता के विभिन्न सोपान क्या हैं जिससे चल करके एक सृजनशील व्यक्ति अपनी सृजनात्मकता को उत्पन्न करता है या सृजनात्मकता को प्रकट करता है। आज हम सब लोग अध्ययन कर रहे हैं कि एक शिक्षक के द्वारा किन विधियों का प्रयोग करके सृजनात्मकता को पोषित किया जा सकता है या उसको और मजबूत किया जा सकता है या उसको और पुष्ट किया जा सकता है। हम सब लोग जानते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में या शिक्षा प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उन्हें राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी जाती है और कहा जाता है कि बालक जो है वो तो कच्ची मिट्टी का लोथड़ा है और शिक्षक के द्वारा शिक्षक रूपी कुम्हार अपनी कला के द्वारा अपने उस मिट्टी के लोथड़े को नया आकार या स्वरूप प्रदान कर देते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि बालक जो विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं उनमें बहुत सारी सृजनात्मकता या सृजनशीलता भरी पड़ी होती है। प्रायः हम देखते हैं कि हम पुस्तकीय ज्ञान के लिए या रटे रटाए नियमों या प्रचलित सिद्धांतों को पढ़ाने सिखाने के फेर में बालकों की सृजनात्मकता को कभी कभी शिक्षकों के द्वारा कुंठित करने का भी कार्य किया जाता है। उदाहरण के लिए हमारी जो वर्तमान परंपरागत प्रणाली है एक तरह से वो सृजनात्मकता के विकास में बहुत सहायक सिद्ध नहीं हो पा रही है। ये सभी देशों में होता है। मुझे एक स्मरण आ रहा है या स्मृति हो रही है कि कहा जाता है थॉमस एल्वा एडिसन जब अपने विद्यालय पढ़ने के लिए गए तो वहां पर वो अपनी टीचर से बहुत सारे प्रश्न पूछते थे जिनके कारण उनकी टीचर ने उनकी मां से शिकायत करते हुए उन्हें विद्यालय से बाहर कर दिया कि आपका बालक बड़े अटपटे प्रश्न पूछता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो अटपटे प्रश्न होते हैं, अनोखे प्रश्न होते हैं, वही तो बालक की सृजनशीलता को प्रकट करने के माध्यम होते हैं। और आगे हम सब लोग जानते हैं कि थॉमस एल्वा एडिसन का मानव समाज या मानव जाति के लिए, मानवता के लिए क्या योगदान है। एक मुझे और उदाहरण आता है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक बालक प्रवेश लेने के लिए आया और आचार्य जो प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर रहे थे उन्होंने बालक से पूछा कि तुम कौन हो। बालक ने उत्तर दिया कि आचार्य मैं भी जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। तो उसको आचार्य ने तुरंत प्रवेश दे दिया और आगे चल करके वो बालक चाणक्य के रूप में परिवर्तित हुआ। तो हम सब लोगों को ये देखना पड़ेगा या समझना चाहिए कि एक बालक में जो सृजनात्मकता होती है वो अपने प्रारंभिक स्वरूप में होती है, तो हमें उसे पोषित करना चाहिए। कुछ ऐसी
शिक्षण विधियों का प्रयोग शिक्षकों को करना चाहिए, जिससे बालक में जो सृजनात्मकता है वो और अधिक निखर सके। कहा जा सकता है कि भारतवर्ष में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि भारतवर्ष के विद्यालयों में सबसे पिछली बेंच पर बैठने वाला बालक भी प्रतिभाशाली और सृजनशील हो सकता है। प्रायः समाज की ये मान्यता रही है कि वो प्रतिभाशाली बालकों पर ही ध्यान देता रहा है या दिया जा रहा है, और सृजनात्मकता जिन बालकों में पाई जाती है प्रायः प्रारंभिक स्वरूप में उनके द्वारा जो अनुक्रिया की जाती है या कह लीजिए अभिव्यक्ति की जाती है वो अनूठी होती है, अलग प्रकार की होती है, भिन्न प्रकार की होती है, जिसके कारण शिक्षकों के द्वारा या कह लीजिए हमारी शिक्षा प्रणाली के द्वारा वो अनूठी या अलग प्रकार की समस्या उत्पन्न करने के कारण या विचार व्यक्त करने के कारण प्रायः हम उनको रोक देते हैं या अवरुद्ध कर देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि किसी भी बालक के द्वारा यदि अलग प्रकार की कोई अनुक्रिया या प्रतिक्रिया या व्यवहार या अंतःक्रिया की जा रही है तो उसे हमें सृजनात्मकता का लक्षण मानना चाहिए, और सृजनात्मकता को आगे बढ़ाने के लिए हमें उस बालक को और अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। कहा जाता है कि कभी कभी किसी व्यक्ति को देख करके लोग उसको जब प्रोत्साहित करते हैं तो वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर हार्डी महोदय ने रामानुजम को गणितज्ञ बना दिया। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो आइए हम सब लोग अध्ययन करते हैं कि सृजनात्मकता को पोषित करने वाली विधियां। पहली जो हम विधि कह सकते हैं वो है कि अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता, अर्थात अभिव्यक्ति जो बालक की है चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो उसे स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। बालक को ये सुअवसर प्राप्त होना चाहिए कि चाहे वो गीत के क्षेत्र में, चाहे संगीत के क्षेत्र में, चाहे विज्ञान के किसी नियम या गणित के किसी सूत्र के प्रति यदि वो अपनी अभिव्यक्ति उत्पन्न करता है तो उस अभिव्यक्ति को हमें स्वतंत्रता देनी चाहिए, स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए कि ठीक है, तुम्हारे अंदर जो भावना है या उद्वेग है या संवेग इस समय उत्पन्न हुआ है उसको तुम स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट कर सकते हो। और जाहिर सी बात है कि बालक के द्वारा जब अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है तो बालक बिना भय के या कह लीजिए बिना किसी रुकावट के या बाधा के अपनी अभिव्यक्ति को जब प्रकट करते हैं तो उनकी सृजनात्मकता एक नवीन स्वरूप धारण कर लेती है। होता क्या है कि हम परंपरागत प्रणाली के अंतर्गत प्रायः बालकों की जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है, यदि वो स्वतंत्र अभिव्यक्ति जरा सी भी प्रचलित प्रणाली से भिन्न है तो प्रायः उसे हम रोकने का कार्य करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे विश्व में अगर हम ध्यान से देखें तो विश्व को सुंदर, आकर्षक, सृजनशील, उत्पादक उन व्यक्तियों के द्वारा ही बनाया गया है जिन्होंने कुछ नए ढंग से सोचा है, नए ढंग से विचार किया है। और नए ढंग से अगर वो सोचते हैं, विचार करते हैं तो जाहिर सी बात है उनको क्या होना चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, जिसके कारण कि उनकी अभिव्यक्ति को नया आयाम मिल सके। और दूसरी विधि जो हम अपना सकते हैं वो है संकोच या झिझक को दूर करना ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रायः देखने में आया है या मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह सिद्ध हो चुका है कि जो बालक सृजनशील होता है, सृजनशील बालकों में एक प्रकार का प्रारंभिक अवस्था में एक संकोच या झिझक उनके मन में या मस्तिष्क में गूंजती रहती है, और जिसके कारण वो अपनी बात को कभी लोगों के सामने रख नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके जो विचार होते हैं
वो सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं, तो उन्हें एक संकोच या भय या झिझक रहती है कि कहीं लोग उनका उपहास ना उड़ाएं, लोग उनको एक तरह से हतोत्साहित न करें या उनके विचारों की अवहेलना न की जाए, जिसके कारण कभी कभी सृजनशील बालक अपनी बात को या अपने विचार को वो प्रकट ही नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है कि संकोच या झिझक को दूर करने का प्रयत्न होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज भी हमारे विद्यालयों में पिछली बेंच पर बैठे हुए विद्यार्थी या बीच में बैठे हुए विद्यार्थी या आगे ही बैठे हुए विद्यार्थियों में बहुत सारी सृजनात्मक शक्तियां भरी पड़ी होती हैं। कोई अच्छा गीतकार बन सकता है, कोई संगीतकार बन सकता है, कोई कहानी लिख सकता है, कोई कविता लिख सकता है, कोई प्रचलित नियमों में खामी ढूंढ करके उस खामी को या सिद्धांत को, नियम को ठीक कर सकता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सृजनात्मकता जो होती है उसको हम तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब विद्यार्थियों के मन के संकोच को या कह लीजिए उनकी झिझक को हम दूर कर दें। और संकोच को या झिझक को दूर करने के लिए हमें उनके अंदर जो पहल करने की भावना है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो तीसरी विधि के रूप में हम ले सकते हैं पहल की प्रतिक्रिया को प्रोत्साहन। अगर किसी भी बालक के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया को पहल के रूप में व्यक्त की जा रही है तो उसे हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि सृजनात्मकता का लक्षण है कि बालक के द्वारा किसी कार्य को बढ़कर के आगे करने के लिए आगे वो प्रस्तुत हो रहा है तो उसके अंदर कोई ना कोई सृजनात्मकता अवश्य है। और पहल किसी भी क्षेत्र में हो तो उसे हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। होता यह है कि प्रायः जब किसी बालक के द्वारा अलग ढंग की कोई पहल की जाती है तो हम उसको रोक देते हैं कि नहीं ऐसा उचित नहीं है। और ऐसा उचित नहीं है, बालक सोचता है कि जब इनके द्वारा हमें रोक दिया जाता है या टोक दिया जाता है तो हमें अपनी पहल को व्यक्त नहीं करना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब क्लासरूम में पूरी स्वतंत्रता बालकों को दी जाएगी तभी उनके अंदर जो पहल करने की क्षमता है वो मुखरित होगी या निकल करके प्रकट होगी, बाहर आएगी। और हम सृजनात्मकता को तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब हम पहल करने की क्षमता को पोषित करें, बढ़ाएं और विद्यार्थियों को कहें कि आप सब जो भी आपके मन में विचार है या इच्छा है, अभिलाषा है, आकांक्षा है, उसको निसंकोच आप अभिव्यक्ति करें, उसको नया आयाम दें, नए तरीके से प्रस्तुत करें। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सृजनशीलता प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति कारक होती है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे प्रबंध का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिकता का क्षेत्र हो, मानव जीवन से जुड़े हुए जितने पक्ष भी हैं, सृजनात्मकता प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति कारक हो सकती है। इसलिए कहा जा सकता है कि पहल की प्रतिक्रिया को हमें क्या करना चाहिए, सदैव प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसके अलावा जो चौथा बिंदु हम कह सकते हैं वो है अहम की भावना को संतुष्टि। अहम की भावना को संतुष्टि। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिनके अंदर सृजनात्मकता होती है प्रायः वो चाहते हैं, हर सृजनशील व्यक्ति चाहता है कि समाज के द्वारा उनके अहम को, उनकी पहचान को स्वीकृति प्रदान की जाए। कहा जाता है कि एक कवि तब बहुत प्रसन्न होता है जब उनके विचारों को या कविता को सुन करके कोई व्यक्ति उनकी प्रशंसा करता है या उनको प्रोत्साहित करता है। इसी तरह से किसी व्यक्ति के द्वारा, बालक के द्वारा यदि कोई भी कार्य नए तरीके से किया गया है जिसमें सृजनात्मकता का प्रारंभिक स्वरूप परिलक्षित हो रहा है तो उस कार्य को क्या किया जाना चाहिए, उससे जो उनका प्रकट होने वाला अहम है उस कार्य के माध्यम से या कार्यशैली के माध्यम से उस अहम को संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। ये कहना चाहिए कि हाँ, तुम्हारा जो प्रदर्शन है या जो तुम्हारी कार्यशैली है या जो तुम्हारी कार्य करने
की प्रतिक्रिया है ये सामान्य बालकों से अलग है और तुम इसको और आगे बढ़ाओ, इसमें और सुधार करो और शिक्षक को हो सके तो उसमें निर्देशन और परामर्श भी प्रदान करना चाहिए कि आप अपने कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से और अपनी मौलिकता को, प्रभावशीलता को या कह लीजिए विचारों के विस्तारण को और नया आयाम या नया स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अहम की भावना को संतुष्टि प्रदान करके प्रायः हम क्या कर सकते हैं कि सृजनशीलता को बढ़ावा दे सकते हैं। और 5वें क्रमांक पर हम कह सकते हैं कि निर्भीकता या साहस को प्रोत्साहन। ध्यान देने वाली बात यह है कि सृजनशील व्यक्ति बड़े संकोची होते हैं और अगर हम उनके निर्भीकता के द्वारा उनके संकोच को दूर कर दें या उनके साहस में अभिवृद्धि कर दें, उसको आगे बढ़ा दें, तो निश्चित रूप से हम उनको जो सृजनशील व्यक्तित्व के गुण हैं उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं, पोषित कर सकते हैं या उनको हम और ज्यादा मजबूत या पुष्ट कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रायः जो सृजनशील व्यक्ति होते हैं उनके व्यवहार की एक प्रमुख विशेषता है कि वो अन्य प्रतिभाशाली बालकों की अपेक्षा संकोची स्वभाव के होने के कारण प्रारंभिक अवस्था में साहस का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं या निर्भीकता प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। तो अध्यापक का ये उत्तरदायित्व है कि वो अपने विद्यार्थियों को इस बात के लिए आश्वस्त कर दें कि आपके द्वारा जो भी विचार या जो भी क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त की जाएगी उसका आदर किया जाएगा, उसको सम्मान दिया जाएगा और आप किसी तरह से आप अपनी बात को, अपनी तरीके को या अपने नियम सिद्धांत कार्यशैली को या अपनी रचना को प्रस्तुत कर सकते हैं, साहसपूर्वक प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्भीकता के साथ आप प्रस्तुत कर सकते हैं, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जब ऐसा वातावरण शिक्षक के द्वारा क्लासरूम में उत्पन्न किया जाता है या किसी विद्यालय में उत्पन्न किया जाता है तो प्रायः देखा गया है कि उस विद्यालय में बालकों के द्वारा कार्य करने के नए नए तरीके खोजे जाते हैं, नए नए प्रकार की अभिव्यक्तियां की जाती हैं और यही तो सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता का अर्थ क्या है? यही तो सृजनात्मकता है कि किया गया कार्य अलग प्रकार का होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए, उसमें लोचशीलता होनी चाहिए, समस्या का विस्तारण करके समस्या का जो समाधान खोजा जाए वो अनूठा होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह लें तो ये सब कार्य करने के लिए थोड़ा सा हमें अपने बालकों को निर्भीक या साहसी बनाना पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्येक कवि, लेखक, विचारक, वैज्ञानिक साहसी और निर्भीक होता है तभी तो वो समाज की प्रचलित मान्यताओं से संघर्ष करते हैं या एक प्रकार से युद्ध लड़ते हैं, तभी तो अपने विचारों को या कह लीजिए अपनी सृजनात्मकता को, रचना को, मौलिकता को समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो हमें एक शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों में निर्भीकता का और साहस के गुणों को करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और छठे क्रमांक पर हम कह सकते हैं किसी भी नई प्रतिक्रिया या विचार को स्वीकृति प्रदान करना। ध्यान दीजिए, सृजनात्मकता कैसे प्रकट होती है? किसी भी प्रचलित प्रणाली से हटकर या लीक से हट करके। सृजनशील व्यक्ति की ये विशेषता है, लीक, छाण तीने चले, शायर, सिंह, सपूत, कि ये तीनों लीक छोड़ करके चलते हैं। तो कवि या लेखक या विचारक या दार्शनिक या वैज्ञानिक
या संगीतकार, गीतकार, नाटककार उसी बात को अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो अलग ढंग से जो प्रस्तुत करने का उनका तरीका है, उस तरीके को स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में अगर हम ध्यान से देखें या गहराई से अवलोकन करें तो हमें ज्ञात होगा कि नए नए विचार जब प्रस्तुत किए गए तो समाज में तत्काल उनकी स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई। इसीलिए जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि एक समय तो सुकरात और प्लेटो या ईसा मसीह या पैगंबर मोहम्मद या किसी महान व्यक्ति का उदाहरण दिया जा सकता है कि प्रारंभिक अवस्था में लोगों के द्वारा उनकी आलोचना ही की गई और बाद में उनके कार्यों को बड़ा महान या श्रेष्ठ माना गया। तो एक शिक्षक को अपने बालकों की सृजनात्मकता को प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान लेना चाहिए और उनकी जो अनुक्रिया या प्रतिक्रिया है, किसी भी रूप में जो नए विचार प्रस्तुत करने के बारे में वो कह रहे हैं, उसको स्वीकृति प्रदान करना चाहिए। उदाहरण के लिए एक समय थॉमस एल्वा एडिसन ने क्लासरूम में अपनी टीचर से पूछा था कि चिड़िया उड़ सकती है, मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता है। तो जाहिर सी बात है कि बालक में कहीं ना कहीं से जो नया विचार आ रहा है, उस नए विचार को हमें स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए। अगला बिंदु हम कह सकते हैं कल्पनाशीलता को बढ़ावा, कल्पनाशीलता का पोषण या जो भी कहें बढ़ावा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सृजनात्मकता की एक प्रमुख विशेषता है कल्पनाशीलता। सृजनशील व्यक्ति बड़े काल्पनिक होते हैं और कह लीजिए तो दिन में भी स्वप्न देखा करते हैं और जो वो स्वप्न देखते हैं कल्पना के रूप में, उसी को बाद में नए नियम, नए सिद्धांत, नए निर्माण के रूप में समाज को प्रस्तुत करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बालकों की कल्पनाशीलता को अधिकाधिक बढ़ाने का प्रयत्न शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए और एक शिक्षक के द्वारा यदि कल्पनाशीलता को बढ़ावा दिया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, तो निसंदेह रूप में विद्यार्थियों में या पढ़ने वाले छात्रों में, अधिगमकर्ता में सृजनशीलता पोषित होगी, सृजनशीलता का और विकास होगा, वो आगे बढ़ेगी। और शिक्षक को ये कहना चाहिए कि समस्या का समाधान नए नए तरीके से सभी लोग खोजने का प्रयत्न करो। और जाहिर सी बात है कि अगर क्लासरूम के सभी विद्यार्थी किसी भी समस्या का समाधान परंपरागत ढंग से ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है कि उसी क्लास में एक या दो बालक या अन्य और बालक हो सकते हैं समस्या को नए ढंग से परिभाषित करें, समस्या को नए ढंग से विश्लेषित करें और समस्या का नए तरीके से समाधान ढूंढ करके प्रस्तुत कर दे। और यही तो सृजनात्मकता है, यही सृजनशीलता है और यही को एक शिक्षक को बढ़ावा देना है। फिर 8वें क्रमांक पर हम कह सकते हैं अपसरण चिंतन को बढ़ावा। अपसरण चिंतन वो है जो किसी समस्या के समाधान के लिए नए नए प्रकार से कई उपाय ढूंढता है। और जाहिर सी बात है, नए नए प्रकार से जो कई उपाय ढूंढता है, तो एक समस्या के समाधान के लिए एक सृजनशील बालक या व्यक्तित्व के द्वारा कई विकल्पों पर विचार किया जाता है। फिर बाद में जो उपलब्ध विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है, उस विकल्प का चयन करके समस्या का समाधान कर लिया जाता है। समस्या उनकी क्या है? समस्या ये है कि उनके अंदर जो भाव या अभिव्यक्ति की भावना उमड़ रही है, चाहे वो वास्तुकार हो, चाहे वो शिल्पी हो, चाहे मूर्तिकार हो, चाहे गीतकार हो, चाहे कवि हो, लेखक हो, विचारक हो, उनके मन में जो उद्वेग है, उस उद्वेग को वो नए निर्माण के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं। तो उस नए माध्यम को व्यक्त करने के लिए जो उनके मन मस्तिष्क में अपसरण चिंतन चल रहा है, अपसरण चिंतन का मतलब है कई तरीके से सोचना या कई दिशाओं में सोचना। तो कई दिशाओं में सोचने के तरीकों को यदि किसी बालक में शिक्षक द्वारा दृष्टिगोचर किया जा रहा है या देखा जा रहा है, तो उस अपसरण चिंतन को और अधिक प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।
क्योंकि सृजनशील व्यक्ति की ये विशेषता है कि वो समस्या को नए परिप्रेक्ष्य में देखता है और कई तरीकों से उस समस्या पर विचार करता है और फिर प्रचलित या कह लीजिए जो अपसरण चिंतन के माध्यम से नए नए विकल्पों में से उपयोगी विकल्प का चयन करके नया सृजन या नया निर्माण सृजनशील व्यक्ति के द्वारा कर दिया जाता है। तो क्लासरूम में या अपने विद्यालय में, अपने शिक्षण कक्ष में एक शिक्षक के द्वारा अपसरण चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए और इसके लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप विभिन्न तरीकों से, अलग अलग तरीकों से जो समस्या दी गई है उसका समाधान ढूंढने का प्रयत्न करें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सृजनशीलता को बढ़ाने के लिए एक शिक्षक कई प्रकार की विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यार्थी के द्वारा जो मौलिकता है, कार्य करने का नया तरीका है या जो उसका चिंतन प्रवाह है, कभी कभी क्लासरूम में प्रश्न पूछे जाने पर विद्यार्थी कुछ सोचने लगता है तो अध्यापक को पूछना चाहिए या प्रोत्साहित करना चाहिए कि हाँ शाबाश, बहुत अच्छा, आप क्या सोच रहे थे, आप उसको प्रकटीकरण करें या उसकी अभिव्यक्ति करें। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उसका प्रकटीकरण करना या उसकी अभिव्यक्ति करना एक प्रकार से सृजनात्मकता को बढ़ावा है। इसके अतिरिक्त हम अगले क्रमांक पर कह सकते हैं, थोड़ा सा हमें ऊपर पे मिटाना पड़ेगा और हम देख सकते हैं कि पाठ्य सागामी क्रियाओं का आयोजन। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी भी सृजनशील व्यक्ति से पूछा जाए कि आपकी ये सृजनात्मक क्षमता कहां से विकसित हुई, तो उन सृजनशील व्यक्ति के द्वारा प्रायः ये कहा जाता है कि हमारे विद्यालय में पाठ्य सागामी क्रियाओं का आयोजन जो किया जाता था, तो पाठ्य सागामी क्रियाओं का आयोजन उसी के द्वारा मेरी ये क्षमता जो है निखर करके सामने आई या लोगों के सामने प्रकट हुई। तो एक शिक्षक को किसी भी विषय को पढ़ाते हुए, चाहे जो विषय वो पढ़ा रहे हो, यहाँ तक कि विज्ञान और गणित जैसे या व्याकरण जैसे विषयों को पढ़ाते समय भी क्या किया जा सकता है, पाठ्य सागामी क्रियाओं का आयोजन करके सृजनात्मकता को, मौलिकता को विकसित किया जा सकता है, पोषित किया जा सकता है। तो एक अध्यापक को अपने शिक्षण क्लास में या कह लीजिए शिक्षण कक्ष में और विद्यालय में अधिक से अधिक पाठ्य सागामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। पाठ्य सागामी क्रियाएं सामाजिक जीवन से संबंधित हो सकती हैं, विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित हो सकती हैं और संपूर्ण मानव जीवन के अनुभवों पर आधारित हो सकती हैं। तो अगर इस प्रकार की पाठ्य सागामी क्रियाएं विद्यालय में आयोजित की जाती हैं तो बालकों की वो सृजनात्मकता को बढ़ाने में बड़ी ही सहायक सिद्ध होती हैं। मुझे याद आते हैं हंस पत्रिका के पूर्व संपादक राजेंद्र यादव, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक बार मैं कुछ लिख रहा था और हमारे विभागाध्यक्ष ने देख लिया और उन्होंने कहा कि ये तुम महाविद्यालय की पत्रिका में छपने के लिए भेजो। तो उन्होंने कहा कि मेरी पहली रचना महाविद्यालय की पत्रिका में छपी और आगे चल करके वो महान साहित्यकार के रूप में देश में जाने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि पाठ्य सागामी क्रियाएं जो आयोजित की जाती है किसी विद्यालय में, महाविद्यालय में, बालकों की ये सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ही सहायक होती हैं और इन्हें खूब अच्छे ढंग से आयोजित किया जाना चाहिए। और फिर आगे हम कह सकते हैं कि सृजनात्मकता को पोषित करने की ये जो विधियां हैं, इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, जिसको हम कहते हैं SUPW का आयोजन। प्रायः हम देखते हैं कि जो विद्यालय का पठन पाठन है या शिक्षण कार्य है वो बड़ा नीरस और बोझिल हो जाता है। तो इस नीरस और बोझिल पाठ्यक्रम को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए और अधिक रुचिकर बनाने के लिए SUPW या समाजोपयोगी उत्पादक कार्य
जैसे आयोजनों का माध्यम या सहारा लेकर के बालकों की सृजनात्मक क्षमता को हम आगे बढ़ा सकते हैं और हमें पोषित करना चाहिए एक शिक्षक के रूप में। और अगला बिंदु हम कह सकते हैं मस्तिष्क उद्वेलन विधि का उपयोग। मस्तिष्क उद्वेलन विधि एक ऐसी विधि है जो किसी समस्या को लेकर के बालक के मस्तिष्क में हलचल मचा देना, या इसको सरल रूप में व्यक्त किया जाए तो जिस प्रकार से किसी तालाब में ठहरा हुआ पानी होता है और उस तालाब में पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा हम बीच में फेंक देते हैं तो उठने वाली लहर जो है वो किनारे तक आती है, उसी प्रकार से किसी ऐसी समस्या को बालक के सामने प्रस्तुत कर देना जिससे उसके विचारों में हलचल मच जाए, एक तूफान या झंझावात उत्पन्न हो जाए। इसे झंझावात विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो मस्तिष्क उद्वेलन विधि का व्यापक पैमाने पर अपने शिक्षण में प्रयोग करके शिक्षक जो है सृजनशीलता को बढ़ावा दे सकते हैं और बालकों को समस्या को नए नए ढंग से परिभाषित करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए, उपकल्पनाएं या परिकल्पनाएं बनाने के लिए, कल्पनाओं, उपकल्पनाओं, परिकल्पनाओं का सत्यापन करने के लिए और उनसे निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता की भावना सदैव आगे बढ़ती रहे। तो मस्तिष्क उद्वेलन विधि को आज के वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिकों द्वारा सबसे प्रमुख कारक माना जाता है कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि या झंझावात विधि का प्रयोग करके बालकों की सृजनात्मक क्षमता को बहुत आगे तक ले जाया जा सकता है या उसमें वृद्धि की जा सकती है। तो इस प्रकार से आज हम सब लोगों ने अध्ययन किया कि सृजनात्मकता को पोषित करने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में सृजनात्मकता की क्षमता का विकास कर सकते हैं और सृजनात्मकता जो है बालक में निहित होती है। आवश्यकता इस बात की होती है कि उपयुक्त अवसर मिले। अगर उपयुक्त अवसर बालक को प्राप्त होता है तो उसकी सृजनात्मकता स्वतः बाहर निकल करके सामने आती है और आगे बढ़ती रहती है और उसका पोषण होता रहता है। इसी प्रकार हम आगे अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।